साइकोलॉजी और साइकेट्री, इसमें क्या फ़र्क है? साइकोलॉजी क्या होती है और साइकेट्री क्या होता है? अक्सर लोग इस चीज़ को मिक्स कर जाते हैं और वो साइकोलॉजिस्ट को साइकेट्रिस्ट कह देते हैं। ठीक है। और तो बेसिक इसके अंदर अगर आप डिफरेंस समझना चाहते हैं वो ये है कि जो साइकेट्री है वो बेसिकली एमबीबीएस की लाइन है, जिसके ठीक है। अंदर वो मेडिसिन्स के बारे में पढ़ते हैं। और अगर किसी भी इंसान की हालत ऐसी हो जो अनमैनेजेबल हो या उसे थेरेपी या काउंसलिंग के थ्रू उसे टैकल नहीं किया जा सकता, मसलन उसकी इंटेंसिटी को कम करना, डिप्रेशन की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए या मूड स्विंग्स की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए, तो फिर साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिकेशंस के थ्रू उसे ठीक पहले उसकी इंटेंसिटी को कम करता है। तो और जो साइकोलॉजिस्ट है वो काउंसलिंग, थेरेपी और गुफ्तगू के थ्रू उसके अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस लाने की कोशिश करता है। तो इन शॉर्ट, जो साइकेट्रिस्ट है वो मेडिसिन्स के साथ डील करता है और जो साइकोलॉजिस्ट है वो काउंसलिंग और थेरेपी के साथ डील करता अच्छा, ये जो साइकोलॉजिस्ट है, ये भी एमबीबीएस होता है? इसको भी डिग्री एमबीबीएस की लेनी पड़ती है? नहीं, जो साइकोलॉजिस्ट है वो पीएचडी करता है ठीक है। साइकोलॉजी के अंदर। उससे पहले तो अगर मैं अपने करियर की बात करूं तो मैंने इंटरमीडिएट में साइकोलॉजी पढ़ी, फिर मैंने ग्रेजुएशन अंडर ग्रेड प्रोग्राम जिस यूनिवर्सिटी से किया, वहाँ से मैंने जो बीएससी था वो भी साइकोलॉजी में किया, 4 साल डिग्री ली। उसके बाद फिर मैंने 2 साल का मास्टर्स किया साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर, और फिर फाइनली मैंने तकरीबन 5 साढ़े 5 साल के अंदर अपनी पीएचडी कंप्लीट की। तो मैंने तकरीबन कुछ 16-17 साल अ, जो साइकोलॉजी है वो एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है। तो जो आपका क्वेश्चन है कि क्या वो एमबीबीएस करता है, तो वो एमबीबीएस नहीं करता, वो उसकी पीएचडी, उसकी बीएससी ऑनर्स, फिर एमफिल या एमएस, और उसके बाद उसका पीएचडी वाला रास्ता है जिससे वो पीएचडी डॉक्टर कहलाता है। ठीक। यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट है, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। बिल्कुल वो नहीं कर सिर्फ़ सकता। काउंसलिंग करेगा, उसे समझाएगा, उसके मूड को समझेगा और उसको बेहतर करने की कोशिश करेगा अपनी काउंसलिंग के साथ। और जो साइकियाट्रिस्ट है, वो आपकी बातें सुन के वो आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर देगा कि आप सुबह ये खा लें, रात को सोते वक़्त ये खा लें। मेन डिफ़रेंस इनमें ये है। बिल्कुल, और साइकेट्रिस्ट जो है वो सिम्टम्स रीड करता है ठीक है। और वो सिम्टम्स आपसे पहले पूछता है। कभी-कभी उस पेशेंट के अंदर या क्लाइंट के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने सिम्टम्स को डिफ़ाइन कर सके। तो फिर उसकी फैमिली वहाँ पे उसे सपोर्ट करती है, वो साइकियाट्रिस्ट के पास खुद जाती है। जब तक उन्हें साइकियाट्रिस्ट को पूरे सिम्टम्स नहीं पता चलते, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो साइकोलॉजिस्ट इन शॉर्ट जो आपकी बात है, साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन उसने मेडिसिन्स के बारे में थोड़ा बहुत अगर उसे पढ़ा हो तो उसकी प्रैक्टिस में उसे वो हेल्प आउट ज़रूर करता है, क्योंकि जो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट है वो साइड बाय साइड काम कर रहे होते हैं। अगर कोई बंदा साइकोलॉजिस्ट के पास आता है तो वो उसे ये ज़रूर जानने की कोशिश करता है कि आप कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कंप्लीट जो मेडिसिन हैं एक साइकोलॉजिस्ट उसके बारे में कमांड नहीं रखता, लेकिन अपनी प्रैक्टिस के दौरान उसकी कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड ज़रूर कर लेता है। यानी कि जब कोई जो है, जो मरीज़ वो अपनी उसकी दिमागी सेहत ठीक नहीं रहती, तो वो सबसे पहले उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। इसके अंदर ना थोड़ी सी डिस्टिंक्शन करना पड़ेगी, और वो ठीक है। डिस्टिंक्शन ऐसे है कि अगर कोई बंदा इस काबिल नहीं है कि वो बात सुन सके हुँ। या वो डिस्कशन कर सके एक साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के, या साइकोलॉजिस्ट की बात को अंडरस्टैंड कर सके, तो ऑब्वियसली फिर उसकी इंटेंसिटी को एक मिनिमल लेवल के ऊपर लाने के लिए जहाँ पे वो इस काबिल हो जाए कि उसके ऊपर सीबीटी अप्लाई की जा सकती हो, जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, ठीक। या इस तरह की कोई और थेरेपी अप्लाई की जा सकती हो, या उसे काउंसिल किया जा सकता हो, या कम से कम उसके अंदर वो वाले सवालों के थ्रू उसके माइंड के अंदर कुछ अवेयरनेस जनरेट की जा सकती हो। तो जब तक वो इंटेंसिटी मिनिमल लेवल के ऊपर नहीं आएगी, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का शायद फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। लेकिन हाँ, साइकोलॉजिस्ट के पास उसकी अगर फैमिली जाके कुछ चीज़ें उसे बता देती है साइकोलॉजिस्ट को, तो साइकोलॉजिस्ट बता सकता है कि उसको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है उस वो पेशेंट को, रेफ़र कर क्लाइंट को, सकता है। या नहीं है, तो वो रेफ़र कर सकता है। तो अगर तो इंटेंसिटी हाई है सिम्पटम्स की सूरत में, किसी भी दिमागी बीमारी की सूरत में, तो वहाँ पे सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट से रब्ता होगा, वो अपनी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा, और उसके बाद जब उसकी सिचुएशन अंडर कंट्रोल होती है, उसके बाद फिर वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा ताकि वो अपना ट्रीटमेंट थेरेपी और काउंसलिंग के थ्रू भी करवा जी, ठीक सके। है। डॉक्टर साहब, बात ये समझ आई कि जो साइकोलॉजिस्ट है, उसके पास वो बंदा जाए, जो उसको जाके अपनी सिम्पटम्स बता सकता है।
कि डॉक्टर साहब मुझे ये महसूस हो रहा है, मुझे बुरे ख्वाब आ रहे हैं, मुझे मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, मुझे उसकी बात बुरी लगती है। वो बंदा जो है जो अपनी डिस्कस कर सकता है अपनी सिम्पटम्स को डॉक्टर के पास। जी, बेशक वो साइकोलॉजिस्ट हो, डॉक्टर हो, बात बता सकता हो वो जी। मरीज़। वो पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा। जो एक्च मरीज़ अपनी बात नहीं बता सकता, उसकी ज़हनी हालत बहुत ख़राब है, ज़हनी तौर पे वो बीमार है बहुत ज़्यादा। वो डायरेक्ट फिर जो है वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। तो एक्चुअली में इसके अंदर होता ऐसे है कि अगर डे टू डे बीमारियां हैं और वो डे टू डे फॉर एग्जांपल स्ट्रेसर्स हैं, हुँ, या डे टू डे मुझे थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी फ़ील होती है, या मुझे थोड़ा-सा पैनिक अटैक का मसला है, या मुझे थोड़ा-सा डिप्रेशन का मसला है, और ये मैं समझता हूँ कि ये मेरे कंट्रोल से आउट होता जा रहा है। लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी मौजूद है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट से जाके कंसल्ट करूँ, तो ऑब्वियसली फिर मैं खुद कॉन्टैक्ट करूँगा। ठीक। लेकिन अगर मेरी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ केसेज़ ऐसे भी आए हैं मेरे पास प्रैक्टिस के दौरान, उसके अंदर वो पेरेंट्स उन्हें लेके आते हैं। तो उनके सिम्पटम्स क्या होते हैं? उनके हुँ, सिम्पटम्स ये होते हैं कि ये बच्चा जो है ये सारा-सारा दिन और सारी-सारी रात सिर्फ़ सोता रहता है। ये ठीक है। बच्चा जो है वो अपने कमरे के अंदर मोस्ट ऑफ़ द टाइम बंद रहता है। हुँ, ये बच्चा जो है ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम अंधेरे में बैठा रहता है। हुँ, इसकी सोशलाइज़ेशन जो है ये बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, ठीक। और जब भी उससे कोई मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है तो या वो उसके साथ गुस्सा करता है, और या उस अपना दरवाज़ा नहीं खोलता। जब ये वाली कंडीशन होगी तो साइकोलॉजिस्ट फिर उसकी फैमिली को रिकमेंड करता है कि आप सबसे पहले एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, क्योंकि आपके बच्चे को या किसी भी जो भी आपके घर में बीमार है या इस तरह के सिम्पटम्स प्रेज़ेंट कर रहा है, उसको सबसे पहले किसी मेडिसिन की ज़रूरत है। क्योंकि आप इस तरह से किसी इंसान को साइकोलॉजिस्ट के पास सामने बिठा दें और उससे कहें कि अब आपका सेशन होगा, तो वो साइकोलॉजिस्ट की बात नहीं पहले सुनेगा। सेशन के काबिल हो जाए ना, उसको बिल्कुल, मेडिकेशन ऐसा करके ही है। उसको नॉर्मलाइज़ किया जाए, बिल्कुल, ताकि वो बात बता सके और समझ सके। तो फिर वो बिल्कुल, साइकोलॉजिस्ट के पास आ सकता है। ये तो बिल्कुल। सीवियर कंडीशन में हो गई ना। ये बिल्कुल सीवियर कंडीशन है। इसके अंदर थोड़ी-सी और डिस्टिंक्शन समझ लेना ज़रूरी है। कभी-कभी अ वो जो सिम्पटम्स हैं जब वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाके इन कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा खुद जाके साइकोलॉजिस्ट को बताता है, तो ये साइकोलॉजिस्ट की भी थोड़ी-सी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए उसके अंदर कि क्या ये मेरा ही केस है, मुझे ही इसके साथ डील करना चाहिए, या मुझे इसे साइकियाट्रिस्ट के पास रेफ़र कर देना चाहिए। तो वो साइकोलॉजिस्ट ने खुद भी कभी-कभी अंडरस्टैंड करना होता है और किसी चीज़ को कंक्लूड करना होता है। यूजुअली होता ये है कि कभी-कभी इंटेंस सिम्पटम्स नज़र नहीं आ रहे होते। ठीक फॉर है। एग्ज़ाम्पल मेरे पास अभी रिसेंटली एक बच्चा आया, और वो बाहर के मुल्क में कहीं पे रहता है। उसकी फ़ैमिली उसे मेरे पास लेकर आई, 14-15 साल का बच्चा है। तो उसके जब भी वो पहले उसके पेरेंट्स ने मुझे बताया कि जब भी हम इसे बाहर के मुल्क में किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए हैं, तो उन्होंने कहा इसके अंदर कुछ ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन जब वो मेरे पास लेकर आए तो चूँकि मेरा टीनेजर्स के साथ या जो मिड लाइफ में होते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि अगर टीनेजर्स जो हैं वो 13 से स्टार्ट होते हैं और 19 तक जाते हैं, और उसके बाद फिर जो उनकी स्टेज आती है वो 20 की स्टेज से लेके 35, 38 और 40 के दरमियान में जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा मैं उन लोगों को डील करता हूँ। तो चूँकि मैंने टीनेजर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है, तो मुझे वो सिम्पटम्स वो अगर ना भी बोलें और वो अगर उनकी मुझे एक ख़ास तरह की कम्युनिकेशन मुझ तक पहुँच जाए और वो अपने बारे में कुछ बताना शुरू करें, तो कुछ हद तक मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि उनको मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं है। तो फिर मैंने उनके पेरेंट्स को रिकमेंड किया कि हुँ। इस बच्चे को थेरेपी की ज़रूरत है, लेकिन इससे पहले इसके जो सेवियर एग्रेशन के इश्यूज़ हैं या इरिटेशन के इश्यूज़ हैं, उसके लिए इसका मेडिसिन कंटिन्यूअस लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक। तो फिर चूँकि मेरी एक्सपर्टीज़ थी उसके अंदर, तो मैंने उनको फिर रेफ़र किया, और आजकल वो बच्चा जो है वो थेरेपी भी ले रहा है, और जो मेडिसिन्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर काफ़ी रहा है। हद तक क्योर हो गया वो। हो रहा है, अभी हो उसका रहा है। प्रोसेस अभी चल रहा है। लेकिन ठीक। अगर मैं पुराने क्लाइंट्स की बात करूँ, हुँ। जो आज से 2 या 3 साल या 4 साल पहले थे, वो क्योर हो चुके हैं। तो कभी मौका मिला तो किसी एक क्लाइंट को अगर जी, उन्होंने बिल्कुल अपनी ज़रूर। वो दी, थोड़ी-सी कॉन्फिडेंशियलिटी का भी यहाँ पे मसला होता है ना,